तो आखिर कश्मीर में चुन चुनकर हिंदुओं की हत्या क्यों हो रही है? क्या इस्लामिक जिहाद चलाया जा रहा है? कुरुक्षेत्र में आज इसी मुद्दे पर हम बहस करने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। अपराजिता सारंगी सांसद हैं बीजेपी की, अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस के, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया, उसके अलावा मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ हैं और साथ ही साथ मेजर जनरल बिशंबर दयाल भी। आप तीनों जो हैं डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इंडिया टीवी पर। अपराजिता जी, सबसे पहले आपके पास 5 अक्टूबर से लेकर कल तक अगर हम बात करें तो लगातार 7 बड़ी हत्याएं जो हैं वो कश्मीर में हो चुकी हैं। मैं थोड़ा बांग्लादेश का भी जिक्र करना चाहूंगा, किस तरह से वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। तो क्या इन दोनों में आपस में कोई लिंक है और भारत सरकार इस सब को लेकर क्या कर रही है, देश ये भी जानना चाहता है। आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम और बहुत ही सार्थक मुद्दे को आपने सबके समक्ष आज उपस्थापित किया है। एक देखिए, ऐसा है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है और जो कश्मीर में हो रहा है, कहीं ना कहीं आपस में तालमेल है, आपस में किसी तरह का संबंध है। जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, मैं मानती हूँ कि बहुत सारी वारदातें हुई हैं। हमारे जो गैर स्थानीय लोग हैं उन पर काफ़ी आक्रमण हुआ है। जो सिविलियंस हम जिन्हें कहते हैं उन पर बहुत आक्रमण हुआ है, उन पर भी हुआ है। और आप सबको ज्ञात होगा कि 8 अक्टूबर 2 मासूम शिक्षक शिक्षयित्री जो अपने स्कूल में थे, उन्हें 11 बजे दिन में मार दिया गया। लेकिन मैं आपको सबको बताना चाहती हूँ कि ये जो कश्मीर में रहने वाले हमारे मुस्लिम मेजॉरिटी बंधु हैं, उनके द्वारा यह नहीं किया जा रहा है। इसकी मैं पुनरावृत्ति करना चाहती हूँ। यह पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के द्वारा किया जा रहा है। और मुझे लगता है आज के माहौल में, आज के परिप्रेक्ष्य में हर एक भारतवासी समझ रहा है क्यों ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है। देखिए, 5 अगस्त 2019 के बाद जब से आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हमने विदा किया है, तब से विकास के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हाथ में लिए जा रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, हमने कहा है कि कश्मीरी पंडित फिर से आए, वहाँ रहें, और हम चाहते हैं कि वहाँ के सिविलियंस जो हैं वो आराम से शांतिपूर्ण स्थिति में वहाँ रहें। जब स्थिरता का वातावरण बनाने की चेष्टा की जा रही है, इस स्थिति में पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि अस्थिरता पैदा न हो, शांति स्थापित हो। छोटी सी बात है, मुझे लगता है दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस जी। तो अभी आज के माहौल में जो आतंकवादी हैं, जो पाकिस्तान प्रवर्तित आतंकवादी हैं, उनके द्वारा इस तरह की वारदातें करवाई जा रही हैं। और मुझे लगता है कि आज के दिन में हम सब भारत सरकार की तरफ से बहुत विनम्रता के साथ कश्मीरी पंडित भाइयों और बहनों को अपील करना चाहेंगे कि कश्मीर में रहें, और जो भी बन पड़ता है केंद्र सरकार की तरफ से, हमारे सुरक्षा बलों की तरफ से हम किए जा रहे हैं। और NIA को, अभी जो कुछ सिविलियंस की हत्या हुई, NIA को जांच के लिए दिया गया है। अभी आप सबको ज्ञात है कि 2 सप्ताह में 7 सिविलियन की मौत हुई और इसे NIA को। ठीक है अपराजिता जी, जरा आपने बहुत सारी बातें कही है। मैं एक बार सब मेहमानों के पास चला जाऊं, वापस आपके पास लौटूंगा अपराजिता जी। जी, मैं आपके पास लौटूंगा। अभय दुबे जी, अपराजिता को अभी आपने सुना, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ये चाहती कि जितने कश्मीर में लोग हैं वो वहीं रहें, उनका पूरा ख्याल, उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। हालांकि हमने पूरे नंबर्स में गिनाया, 7 लोगों की 5 अक्टूबर से लेकर कल तक घाटी में हत्या हो गई है। देखिए, मैं मनीष तिवारी जी ने क्या कहा है ट्वीट करके, वो मैं आपको भी बताना चाहूंगा, लेकिन साथ ही साथ मोहन भागवत जी ने कहा कि विस्थापित पंडित ना लौटें, इसलिए टारगेट किलिंग हो रही है। कश्मीर के आतंकियों में जो है वो डर पैदा है। विकास में सहयोग करने वालों पर हमला लगातार इसलिए हो रहा है, भारत का समर्थन करने वाले जो हैं वो निशाना बन रहे हैं। ये बातें मोहन भागवत जी ने कही हैं। तो जरा इस पर भी मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। पंकज जी, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कश्मीर के लिए कहा गया है कि गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है, सिर्फ कश्मीर में है। प्रधानमंत्री जी, जन्नत को जहन्नुम बना डाला आपकी सत्ता की सरपरस्ती ने। बताइए, कश्मीर के शोपिया से लेकर श्रीनगर तक और बांग्लादेश के नोआखाली से बेगमगंज तक हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, मंदिरों पर आक्रमण हो रहे हैं। आप कहां हैं प्रधानमंत्री जी? एक ट्वीट तक करने का समय आपके पास नहीं है। और मैं हमेशा से कहते आया हूं कि
भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ कश्मीर को निशाना बनाकर अपने सत्ता के हित साधने के लिए मात्र है। बताइए, जब सत्ता में आए थे तो सबसे पहला निर्णय क्या रहा? वहां स्थानीय सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस कहता रहा कि मसरत आलम का प्रिवेंटिव डिटेंशन होना चाहिए। मोदी जी ने नकार दिया। वहां तब तो कोई सरकार नहीं थी। इन्होंने सैफुल्लाह जैसे दुर्दांत आतंकवादी को टिकट दिया। आप कल्पना करिए, स्थानीय निकाय में अमित शाह साहब ने वहां पर टिकट दिया। आंसिया अंद्राबी जो आतंकी थी उसको बेटी बचाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो क्या संदेश जाएगा, आप मुझे बताइए। अरे बीते एक सप्ताह में 9 सैनिकों ने हमारी शहादत दी है। 2885 आतंकी हमले हुए हैं। 500 से अधिक सैनिकों ने हमारी शहादत दी। 1035 से अधिक नागरिक शहीद हो गए। प्रधानमंत्री जी, आपने क्या हाल कर दिया मुझे बताइए कश्मीर का। और बड़ी बड़ी बातें आप किया करते थे। अभी मैं सुन रहा था 2 गंभीर आपत्तियां हैं। इन्होंने कहा कि जो स्थानीय नागरिक नहीं है वो मारे जा रहे हैं। नहीं, वो स्थानीय नागरिक हैं। आपने तो वादा किया था। ये 19 जनवरी 1990 का दशक मुझे याद आता है, जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भाजपा के नेता। अभी जी जरा पहला रिएक्शन थोड़ा छोटा चाहूंगा मैं, आप यहां खत्म कीजिए ताकि मैं बाकी लोगों के पास जाऊं, फिर डिबेट को खोलेंगे हम। पंकज जी 10 सेकंड में समाप्त करता हूं। देखिए, हूबहू वही परिस्थितियां निर्मित हो रही है जो भाजपा की केंद्र में साझा सरकार थी और जगमोहन गवर्नर थे। वहां 19 जनवरी 1990 को नोटिस लगा दिया था कि सारे हिंदू यहां से भाग जाए। जगमोहन जी ने 77,000 परिवार, 3 लाख परिवार वहां से भगा दिए। कत्लेआम हुआ। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक बार पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए कि आखिर चाहते क्या है। कहां है प्रधानमंत्री जी? सत्ता की भूख मिटा रहे उत्तर प्रदेश के चुनाव में, आप बोलते क्यों नहीं? आपकी नीतियां कहां हैं? ठीक है, बहुत सारे सवाल आपने उठा दिया। पराजिता जी आपको बड़े ध्यान से सुन रही है, वो जवाब जरूर देंगी। लेकिन जनरल सिन्हा, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, 5 अक्टूबर को माखनलाल बिंद्रू, एक दवा विक्रेता और बुजुर्ग आदमी, वीरेंद्र पासवान दुकानदार अवंतीपोरा के, दीपक चांद जो थे वो 7 अक्टूबर को स्कूल टीचर, और सुपिंदर कौर स्कूल प्रिंसिपल थी श्रीनगर में, उनको जिस तरह से मारा गया। फिर कल अरविंद शाह जो है गोलगप्पे बेचने वाले और बिहार के बांका के रहने वाले, उसके अलावा सगीर अहमद, ये कारपेंटर का काम करते हैं, इनकी हत्या कर दी जाती। इनका क्या कसूर? और दूसरा, 9 जवान हमारे अभी तक शहीद हो गए हैं। तो क्या लगता है आपको कि कहां कुछ कमी रह पा रही है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और ये जो इन तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उनका मकसद क्या है इसके पीछे? पंकज जी, जो लास्ट वर्ड आपने बोला कि मकसद क्या है, उसके ऊपर हम जोर देना चाहेंगे, उसका विश्लेषण मैं करना चाहूंगा। यदि इसको राजनीति के चश्मे से देखिएगा तो हम फिर उन बातों को करते रहेंगे और हमारी जो पहल है या हमारी जद्दोजहद है वो उसमें फंस जाएगी। देखिए, सिंपल है, पूरे पाक अफगानिस्तान रीजन, जिसमें कि इंडिया सब कॉन्टिनेंट भी आता है, बांग्लादेश शामिल है, इसके अंदर में जो जिहादी आतंकवाद जिसको प्रधानमंत्री ने UNGA में किया था, आतंकवाद का एक ही चेहरा है, वो है कट्टरता, जिसको रेडिकलाइजेशन कहते हैं। और इस रेडिकलाइजेशन में मुस्लिम भी नहीं शामिल हैं, क्योंकि उसमें वो लोग भी मारे जाते हैं अफगानिस्तान में जो सिया कम्युनिटी के हैं। जो आप कुंडरूज में देखते हैं, वहां पर जिस तरह से चीजें हो रही हैं, उसी का एक रूप है जो आप जम्मू एंड कश्मीर में देखेंगे। और हो सकता है ये पैन इंडिया भी फैले, यदि जहां भी थोड़ा सा यदि आप इसको पॉलिटिकल रंग देना चाहेंगे। देखिए, बांग्लादेश से आया हुआ जो आतंकवाद का हिस्सा है जो चल रहा है, यह था आज से एक दिल्ली में पकड़ा गया 15 साल से रहता हुआ एक आतंकवादी जो बांग्लादेश के रास्ते ही आपके पास आया था, और उसकी आज पूरी विश्लेषण हो रही है, छानबीन हो रही है। आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर के अंदर क्या हुआ। जम्मू एंड कश्मीर में टारगेट किलिंग के अलावा जिस तरह से आप देख रहे हैं ऊपर रीचेस के ऊपर में, जिसमें कि कृष्णा वैली की घाटी है, पुंछ राजौरी के जंगल, वही इलाका जो हिल का काका था, सुरनकोट का इलाका था, जो 2003 के ऊपर में जब हमने बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करके वहां के आतंकवाद के ठिकाने बेस को, जहां पर चुने गए लोगों को प्रशिक्षण बाई फोर्स दिया जाता था, उसको आपने 50 से भी ज्यादा आतंकवादियों को, फॉरेन टेररिस्ट 130 के लोग आगे मारे गए थे, उसमें 50 की संख्या फॉरेन टेररिस्ट की थी। तो यदि ये स्लिपेजेस हो रही हैं तो ये नहीं कि आप सुरक्षा बल सो गई, यदि आप इसके ये जो चला रहे हैं बैठ करके टीवियों के ऊपर, इसलिए कि आतंकवाद फिर खड़ा होगा
और इतनी भयंकर रूप से खड़ा हो रहा है, और इसमें भारत और इसमें कोई राजनीति या किसी की ये नहीं, जितने चौकन्ने उस समय थे। जनरल भाटिया, इसको रोका कैसे जाए, पहला सवाल तो ये, और दूसरा, जिस तरह से सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया है कश्मीर में, क्या उसकी बौखलाहट है आतंकियों में, उस वजह से ये सब कुछ हो रहा है? पंकज, मैंने कहता आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि जो ऑपरेशन ऑल आउट की जो सफलता थी 2018-19 में, खासतौर से 2020 में, अगर मैं आंकड़े बताऊं, मेरे पास आंकड़े भी हैं, तो 2021 में जो है सिविलियंस जो हमारे टारगेट किए गए हैं वो 19 थे, 5 अक्टूबर से पहले 7 और मिला 25 हो गए। 2020 में 33 थे, 33 थे, 2019 में 42 थे, और 2018 में 86 थे, 86 थे। मतलब ये कम होते जा रहे हैं। अगर देखें तो वहां पर रिलेटिव जो है वायलेंस लेवल्स कम हुआ है, जो पाकिस्तान को मंजूर नहीं है बिल्कुल भी। तो पाकिस्तान चाहेगा कि जरूरी बात है कि जो वायलेंस लेवल्स बढ़े वहां पर, और जम्मू एंड कश्मीर खास तौर से टेररिस्ट अटैक बढ़े, तो सॉफ्ट टारगेट्स जो है वो चुन चुन के उनको पिस्टल के साथ उनको निशाना बनाया जाता है, टारगेट किया जाता है। तो बड़ा मुश्किल होता है पिस्टल को, कोई आदमी पिस्टल लेके जाए एक केमिस्ट की दुकान में, फार्मेसी जो चलाता है, वो बूढ़े आदमी को मार दे, या स्ट्रीट वेंडर है जैसे उनको टारगेट कर दे, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो पाकिस्तान का यह हमेशा एम रहेगा कि वहां पर जो है वायलेंस लेवल बढ़ा के रखें वो, और खासतौर से विंटर से पहले हमें काफी सफलता मिली है वहां पर, और खासतौर से 5 अगस्त 2019 के बाद जब से 35A और 370 को वहां से जब एब्रोगेट किया गया, और यही कारण है। और दूसरा कारण मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी सी जो अफगानिस्तान के बाद एम्बोल्डमेंट आई है, उनकी जो इंस्पिरेशन आई है वहां से आतंकवादियों को जो बढ़ावा मिला है तालिबान की वजह से, तो वो भी एक कारण है जहां पर ये एकदम वहां से इंस्पिरेशन मिली है, मोटिवेशन मिली है, और ये अटैक्स जो है बढ़ गए हैं। तो जनरल बिशंबर दयाल, जरा अब आपके पास मैं समझना चाहूंगा आपसे भी, साउथ एशिया का अगर मैं जिक्र करूं, हम देख रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान में लगातार हिंदुओं पर जो है वो मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, वहां पर किस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, और अभी बांग्लादेश में हम देख रहे हैं किस तरह से वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया गया, और फिर जो कुछ घाटी में हो रहा है। बड़ा सवाल यह भी है कि जब से 370 और 35 हटा है, हमने देखा इस पूरे पीरियड में आतंकवादी घटनाएं जो हैं काफी कम हुई हैं, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, तो ये एक उपलब्धि के तौर पर गिना जा सकता है। और अब जो ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, शायद उससे बहुत जबरदस्त बौखलाहट है आतंकियों के बीच में, तो ये भी एक बड़ा कारण है, या कुछ और कारण समझते हैं आप? देखिए पंकज, मेरे साथ मेरे 2 साथी हैं, और एक बात मानेंगे कि टेररिज्म का कंप्लीट कर्व है जम्मू एंड कश्मीर में। टेररिज्म के फेजेस हैं, कभी सिक्योरिटी फोर्सेस हैवी है, कभी टेररिज्म हैवी है। जब हमने धारा 370 हटाई थी, और जब एक लंबा लॉकडाउन था, तो जितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो एंटी नेशनल्स थे, डिसओरिएंट हुए थे, और उनका जो उनकी जो स्टीम थी वो लूज कर गए थे। हमने लोकल बॉडी इलेक्शंस किए। अगर हम उसको पॉलिटिकली टैकल करते, और मेरे ख्याल में अगर इलेक्शंस करते जब कंप्लीट डिसओरिएंटेशन थी, पाकिस्तान की ISI भी अफगानिस्तान पे फोकस थी, यहां वैली में काफी हद तक शांति थी, तो हमें उस टाइम पे मैं समझता हूं लोकल इलेक्शंस करने चाहिए थे, ताकि लोकल गवर्नमेंट, देखिए आप जितना मर्जी कीजिएगा, ये लंबा 2 साल एक लंबा पीरियड है गवर्नर रूल का, 90 के बाद ये सबसे लंबा पीरियड होगा मेरे ख्याल में। तो एक तो हम वहां पे भूल चूक कर गए, और हमने इन लोगों को फिर से, क्योंकि वहां वैली की एक हकीकत है। दूसरा देखिए, वैली में इस साल भी जनरल भाटिया कुछ फिगर्स दे रहे थे, मेरी कुछ फिगर्स है कि 30 के ऊपर कैजुअलिटीज हो चुकी सिविलियंस की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू और सिख्स हैं, उसमें कम से कम भी मोर देन 50% मुस्लिम्स हैं। तो अगर आप लोग पाकिस्तान की इस गेम में फंस गए, इसको हिंदू मुस्लिम का रूप दे दोगे, तो आप तो ISI के हाथों में खेल रहे हो साहब। जो हमारी कम्युनिटी है, कम्युनिटी को तो हमें एक रखना पड़ेगा ना, पूरी कम्युनिटी को, पूरे सिविलियन जो किलिंग्स हैं। तो सर, इसमें सरकार का, गवर्नमेंट का कितना बड़ा रोल आप मानते हैं? मैं आ रहा हूं। जब सिक्योरिटी फोर्सेस पर टेररिस्ट का अटैक नहीं कर पाता, जब वो सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने भागता है, डरता है, तो सिविलियंस जो है वो एक जैसे बिंद्रू नॉन फिगर, मतलब, और उनकी किलिंग्स, तो कंप्लीट कहीं ना कहीं एक मैसअप है ना इस चीज का। मैं समझता हूं कि इस टाइम पे जितनी भी हमारी एफर्ट है, वो सिर्फ वैली की नहीं, बल्कि 50-60 किलोमीटर पाकिस्तान की तरफ होगी। जिस दिन आप पाकिस्तान को डिफेंसिव करोगे, मेरे दोनों साथी हैं, सब कह रहे हैं ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, हमें जानते हैं, हिंदुस्तान जानता है, बच्चा जानता है कि टेररिज्म J&K में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, ISI स्पॉन्सर्ड है।
अगर आईएसआई स्पॉन्सर्ड है तो आप आईएसआई की जहां से बुनियाद है उसको खत्म करने की कोशिश कीजिए ना। और लोकल बॉडीज के बाद मैं समझता हूं आप अपनी पॉलिटिकल विल शो कीजिएगा और पॉलिटिकल जो लोकल इलेक्शंस है उनको कीजिएगा। दैट देयर बी अ चीफ मिनिस्टर। डरते क्यों हैं? अगर जम्मू एंड कश्मीर का कोई भी चीफ मिनिस्टर हो तो उससे लोगों के अंदर एक एकता आती है। ये बात मानने की कोशिश करो कि कोई भी हो, चाहे उसमें किसी भी पार्टी का हो, तो ये एक स्टेप तक नहीं लोगे जब तक इस वैक्यूम को आईएसआई प्रोपेगेंडा के थ्रू वैक्यूम। ठीक है अपराजिता जी, देखिए अपराजिता जी, यहां पर फौज के 3 लोग हैं। अभी आपने जनरल बिशंबर दयाल को भी सुना। उन्होंने जो बातें की, उन्होंने कहा कि एक विल की जरूरत है, शायद उसकी कहीं ना कहीं कमी है गवर्नमेंट के पार्ट पे। अब देखिए अभय दुबे जी ने तो ये तक कह दिया कि प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट नहीं किया, वो मैं पॉलिटिकल मान सकता हूं, लेकिन यहां जब जनरल बिशंबर दयाल बोल रहे हैं, जनरल भाटिया बोल रहे हैं, जनरल सिन्हा बोल रहे हैं, तो उनको क्या जवाब देंगे आप? आपको धन्यवाद, आपने मुझे कहने का सहयोग दिया। देखिए ऐसा है कि राजनैतिक इच्छा शक्ति भरपूर है और हम सब कश्मीर वासियों के साथ खड़े हैं और हम वहां शांति और अमन लाने की दिशा में भरपूर प्रयास कर रहे हैं। जहां तक इस तरह की घटनाओं का सवाल है जो बहुत ही दुखद है, जो नहीं होना चाहिए, ये 30 वर्षों से चला आ रहा है। मार्च 2003 में भी 20 कश्मीरी पंडितों को नदी मार्ग में पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में इसी तरह उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये एक छोटी सी वारदात मैंने कही। इस तरह के बहुत सारे वारदात हुए हैं, बहुत ही दुखद है, शर्मनाक है और इसे हम सबको मिलकर कम करना है, खत्म करना है। मैं कहूं कम करना सही नहीं होगा। अपराजिता जी, आप मानेंगे कि ये जो 7 किलिंग है, 1 2 नहीं 7 किलिंग हुई है 5 अक्टूबर से अगर हम देखें, तो ऐसे में जो टूरिज्म जो टूरिज्म है कश्मीर में, मौका दे मुझे अब 30 सेकंड का मौका दे। मैंने सबको सुना, मुझे कहने का मौका दे। देखिए अब तक सुरक्षा बलों ने 9 अलग अलग मुठभेड़ों में 13 इस्लामिक आतंकवादियों को मार गिराया है, जहां कुछ सुरक्षा कर्मी भी शहीद हुए हैं। शनिवार को सुरक्षा बलों ने पुलवामा जिले के पंपोर इलाके में लश्कर तौबा के कमांडर उमर मुश्ताक खांडे समेत 2 इस्लामिक आतंकवादियों को ढेर किया। और हमारी नीति और नियत पर प्रश्न चिन्ह न किया जाए, पिछले महीने जम्मू कश्मीर प्रशासन ने संशोधित अनुच्छेद 311(2)(2)(c) के अनुसार राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने के कारण 6 सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवाओं से बर्खास्त किया। ये मैंने आपको 3 नमूने आपके समक्ष रखे, 3 उदाहरण पेश किए। अपराजिता जी देखिए, मैं लेफ्टिनेंट जनरल जी मैं जनरल बिशंबर दयाल की बात करना चाहूंगा। देखिए उन्होंने कहा पॉलिटिकल विल की कमी है, इलेक्शंस हो जाने चाहिए थे। 2 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है गवर्नर रूल का, इलेक्शंस वहां होने चाहिए थे, वहां का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए था, उसमें देरी हुई है। डरते किस लिए हैं? ये उन्होंने सीधे सवाल उठाया। किसने मना किया? लोकल बॉडी इलेक्शंस कराए गए। देखिए पहली बात, लोकल बॉडी इलेक्शंस कराए गए, इसके लिए बहुत ही करेज की जरूरत है, बहुत साहस की जरूरत है, लेकिन वहां किया गया। और दूसरी बात, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार ने यह कह दिया है कि हम राज्य विधानसभा का भी इलेक्शन कराना चाहते हैं और इस दिशा में हम सब कार्यरत हैं। लेकिन देखिए इलेक्शन करवाना इस तरह के परिवेश में निश्चित तौर पर काफ़ी सारी प्रक्रियाएं हैं जिसे हमें सम्मान देना होगा, हमें प्रक्रियाओं को फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं होगा, जम्मू कश्मीर उत्तर प्रदेश नहीं है या जम्मू कश्मीर उड़ीसा या बिहार नहीं है। जम्मू कश्मीर की स्थिति अलग तरह की है और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ और आपके माध्यम से सारे भारतवासियों को बताना चाहती हूँ कि हम चाहते हैं वहां अमन शांति आए और वहां चुनाव हो। मैडम देखिए अभी आपने बोला था कि हम सब कश्मीरियों से कहेंगे जो वहां पर हैं, 1 मिनट मैम, आपने कहा वो वहां से छोड़ के ना जाएं, वो वहीं रहें। बिल्कुल वो वहीं रहे, लेकिन ये 1 नहीं 2 नहीं 7 हत्याएं हो गई। और वो एक गोलगप्पे वाले की, एक दवाई विक्रेता बुजुर्ग की और दुकानदार की, कारपेंटर की। तो देखिए खौफ जो है ऐसे में पैदा होता है। टूरिज्म एक बड़ा सहारा है कश्मीर के लिए, ऐसे में लोग वहां जाने से 2 बार सोचेंगे जाएं या ना जाएं। तो उनको कैसे आश्वासन दिलाएंगे आप? मैं मानती हूं लेकिन देखिए केंद्र सरकार की नीति और नियत पर प्रश्न चिन्ह न लगाया जाए। नागरिकों की हत्या के मामलों को जहां जांच के लिए हमने एनआईए को सौंप दिया है, वहीं सुरक्षा बलों ने इस्लामिक आतंकवादियों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। मैंने कहा, मैं पुनरावृत्ति करती हूं, और हम सब चाहते हैं वहां शांति आए, अमन आए और हमारे कश्मीरी भाई बहन वहीं रहें
उनकी अभय दुबे जी, उन्हें अभय दुबे जी, अब वापस जरा आने आपको की, लाना हम चाहूंगा। देखिए वहां वो से बार बार ये भाग कह रही है पराजिता जी कि हम वहां तमाम कश्मीरी शांति भाई लाना बहनों से चाहते कहेंगे हैं। वहीं रहें, कहीं ना जाएं। पाकिस्तान हमारी बिल्कुल सरकार की इस तरह नीति की और नियत पर स्थिति पैदा शक होने ना नहीं करें। देगा। सीधे सीधे वो आपको भी इशारा करें। अभय दुबे जी, बिल्कुल। देखिए पंकज जी, बहुत अच्छी बात विशंबर दयाल साहब ने कही है। हम भी ये बात कहते हैं कि प्रजातंत्र जब खत्म करोगे तो आतंकवाद कश्मीर में बढ़ेगा और चरम पर होगा। बार बार ऑपरेशन ऑल आउट की बात करते हैं, अभी विनोद भाटी जी ने भी कही, तो मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। क्या ये पहली बार है कि सरकार, सेना तो हमारी शुरू से सक्षम है। 987 जब हम सत्ता में आए थे 2005 में 987 आतंकियों का सफाया किया, 607 उसके बाद के साल में, 498, 382 तो लगातार हमने किया, और इनके समय 137 इस साल आतंकियों को इन्होंने ढेर किया, 323 इसके पहले साल, 163 पहले साल। तो इस तरीके से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। बड़ी बात क्या है, दो बड़ी बातें मैं का खुलासा करता हूं। जब देश के प्रधानमंत्री जी ने और विदेश मंत्रालय ने फरवरी 2020 में पत्र लिखा कि तालिबान के अफगानिस्तान में आ जाने से शांति के सुअवसर स्थापित होंगे, बार बार तालिबान से मिलते रहे, मजीद अल कतनी ने कहा, इंट्रा अफगान निगोशिएशन में भारत शामिल रहा, उसका खामियाजा क्या हुआ? 6 अगस्त को जब भारत ने अध्यक्षता की थी सिक्योरिटी काउंसिल की, तब अफगानिस्तान ने पेपर दिया था वहां की सरकार ने। उन्होंने कहा था कि साहब 13 आतंकी बड़े संगठन जो पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं वो तालिबान के साथ लड़ रहे हैं, पाकिस्तान हॉस्पिटल तक तालिबान के लिए चला रहा है। तो उसका खामियाजा यह हुआ कि मुंद्रा के पोर्ट पर 21,000 करोड़ रुपए की सेमिकट टेलकम पाउडर के नाम से ड्रग्स पकड़ाई, और 9 जून को तो 2 लाख करोड़ रुपए की ड्रग्स वहां से गायब हो गई। और ये जो अभी पैटर्न आप घाटी में देख रहे हैं, ये हूबहू वही पैटर्न है। ये जो 13 आतंकी संगठन तालिबान की सरपरस्ती में काम करते हैं, वो इसी तरीके का पैटर्न है जो 90 के दशक में था। सरकार को क्या इसकी जानकारी नहीं है? 2 हिस्से हैं इसके। सेना तो दृढ़ता से काम कर रही है, मगर सरकार की इच्छा शक्ति कहां है? प्रजातंत्री व्यवस्था की बहाली कहां है? सरकार क्या कदम उठा रही है, बताए तो सही। जनरल सिन्हा जो सवाल उठा रहे हैं अभय दुबे, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? पॉलिटिकल विल की लगातार बात जनरल विशंबर दयाल ने भी उठाई है। पाकिस्तान में जिस तरह से, एक सेकंड जी बोलिए, जी बोलिए, अपना पॉइंट। ये इसका भी जवाब दीजिएगा। सिर्फ यही नहीं, ये चीन पाकिस्तान मिलकर के ये काम कर रहे हैं। ये बता दूं मैं, अभी चीन ने जो भूटान के साथ अनुबंध किया, वो ट्राई जंक्शन का हमारे लिए महत्व है। डीएस्केलेशन की बात इन्होंने की थी, अभी भी डेप्सांग प्लेन में वो हटने को तैयार नहीं है। अभी भी पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर वो जमाए, मगर सरकार मुंह खोलने को तैयार नहीं है। तो हमको चारों तरफ से घेरा जा रहा है। इनकी विदेश नीति फेल है, इनकी रक्षा नीति फेल है। हमारी सेना तो सक्षम है, मगर सरकार कमजोर है। ठीक, जनरल सिन्हा जरा इसका भी जवाब, जो अभय दुबे जी ने सवाल उठाए उस पर मैं आपका जवाब चाहूंगा। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान की मिली भगत है। मैं पाकिस्तान का जिक्र लगातार कर रहा हूं कि वहां किस तरह से हिंदुओं पर अटैक हुआ, मंदिर तोड़े गए, मंदिरों पर अटैक हुए। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, शेख हसीना जी ने कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं और सख्त जो एक्शन लिया जाएगा, लेकिन लोगों में फूट ना पड़े, ये भारत की जिम्मेदारी है। और फिर जो कुछ घाटी में हो रहा है, आपको लगता है कि सरकार जो है और ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा? कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल में कमी है, आप मानते हैं इस बात को? पंकज जी, हिंदू क्या सिर्फ वोट देने के लिए? प्रधानमंत्री जी सुरक्षा का दायित्व नहीं लेंगे? तो मैं कुछ बोलूं? ठीक है सर, ले लीजिए, सिन्हा साहब बोलिए। देखिए पंकज जी, मैं कहीं नहीं मानता कि किसी की इच्छा शक्ति, चाहे वो जो सत्ता में है या विपक्ष में, किसी की शक्ति नहीं है। 130 करोड़ जनता की एब्सोल्युटली दृढ़ निश्चय है, तो यह भूल जाइए। देखिए, आप यदि इसको राजनीति, मैं पहले भी बताया, राजनीति से जोड़ेंगे, या तो हम ये नहीं जानते कि जो स्टैटिक सिचुएशन, साहब प्रजातंत्र क्या है? राजनीति तो है। अरे भैया, मैं आपसे पढ़ने, अभय दुबे जी जरा जनरल साहब को सुन ले, मैं आऊंगा आपके पास। देखिए, यहाँ कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही है उनसे। सीना साहब ने जीवन अपना समर्पित किया है देश के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन जब वो इस नाकाम सरकार का बचाव करने लगता है, आपसे डिबेट नहीं करने आया हूं। प्लीज आप सुने मेरी बात। नहीं सुना है तो आप बोलिए, मैं उठ के चला जाता हूं। नहीं, जनरल सिन्हा बोलिए आप। 1 मिनट अभय दुबे जी जरा सुन लीजिए प्लीज। देखिए पंकज जी, ये पहले भी तू मैं से और पूरा डिबेट से कुछ नहीं आता है। आप ये सोचिए, तो जियो स्ट्रैटेजिक सिचुएशंस के हम वाकिफ नहीं है क्या? ये हम जो देख रहे हैं, जो चीन कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, जो अफगानिस्तान में हो रहा है, इंडो पैसिफिक में हो रहा है, ये सारा का सारा जो सत्ता में लोग हैं उसका देन है, या ये पूरे वर्ल्ड का एक जो स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है? या तो आप ये तय कर लीजिए, या ये तय कर लीजिए कि यह जो चीज होगा पूरे विश्व में जो फैल रहा है,
तो केवल भारत सेंट्रिक है या ये केवल सत्ता के लोगों ने किया? मैं ये नहीं मानता कि आप यहां पर सरकार ला देंगे और सरकार संभाल लेगा। जो आप एक कमेंट आया था कि आपको दृढ़ शक्ति की कमी है, कौन सी दृढ़ शक्ति की आपकी बात करते हैं? दृढ़ शक्ति केवल यह होता है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक हो, वो बार बार हो सकता है और बार बार होना चाहिए। यह दृढ़ शक्ति किसी ने नहीं दिखाया था 2008 से लेकर 2016 तक। यह तो उस समय दिखा जब आपके ऊपर परिस्थितियां बनी। बात यह है जो आज आप देख रहे हैं जी, उसका डायरेक्ट डेयरिंग है। जनरल दयाल, इस पे कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? देखिए, मैं जब इच्छा शक्ति की बात कर रहा हूं, आप एक पॉलिटिकल प्रोसेस थी। आपने एक कहा जब आपने लोकल इलेक्शंस किए ना, लोकल बॉडीज की इलेक्शंस, भाई किसी भी प्रांत में, और ये नहीं मैं मानता कि जम्मू एंड कश्मीर अलग है और उत्तर प्रदेश अलग है। अरे जम्मू एंड कश्मीर भारत का भाग है। 370 हटने के बाद तो कोई किसी किस्म का कोई पॉलिटिकल वही डाउट ही नहीं रहा है। तो उसमें किसी किस्म का आप ऐसा मतभेद लेके मत चलिए, और किसी भी तरह इसको हिंदू मुस्लिम का मुद्दा मत बनाइए। वो सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, अब उन्होंने कुछ हिंदूज को टारगेट किया है, और पहले जो इन्फॉर्मर्स थे उसमें मुस्लिम्स भी बहुत हैं, उनको टारगेट किया। ये उनकी सोची समझी चाल है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस से वो लोहा नहीं ले सकते, उनसे भाग रहे हैं। और वो इस टाइम पे सर सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है, जरा अगर आप वो भी समझा पाए तो। देखिए समाधान है, मैं देखिए 3 समाधान है। एक तो समाधान जो सिन्हा साहब अभी भी कह रहे थे और जो शायद भाटिया साहब भी एग्री करेंगे, आपको पाकिस्तान के अगेंस्ट कांस्टेंट एग्रेसिवनेस, खासकर जब वीकनेस थी, जब आप डिसोरिएंटेड पाकिस्तान को रखिए ना। आप पाकिस्तान जब अफगानिस्तान की तरफ जब पूरा 15 अगस्त के आसपास जब लगे हुए थे, वो हमें पाकिस्तान को ठोकना चाहिए था साहब उस टाइम पे। 50 किलोमीटर तक बिल्कुल न्यूट्रल। अगर आप कहते हैं ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है, तो 50 किलोमीटर देखिए ना, कब्जा कीजिए। आप जब तक कांस्टेंट स्ट्राइक नहीं करेंगे पाकिस्तान पे, नहीं काबू आएगा। आप अपनी पॉलिटिकल प्रोसेस कीजिए। मैं 100% मानता हूं कि जब भी वहां पे उनकी सरकार होगी, लोग अटैच होते हैं। जब उनकी सरकार नहीं है, दिल्ली से लेफ्टिनेंट गवर्नर है, एक तो अलगाववादी हैं, कुछ डिस्ग्रंटल लोग हो जाते हैं, पॉलिटिकली डिस्ग्रंटल लोग हो जाते हैं। आप डिस्ग्रंटल, ये प्रोसेस है, डिस्ग्रंटल लोगों की तादाद कैसे कम की जाए, सर तीसरा तादाद को कम करने के लिए। और तीसरी चीज मेरा मानना है कि इसको आप भारत की वजह लीजिए। पॉलिटिकल पार्टी जो जब तक डिफरेंसेस क्रिएट करती रहेंगी और एक दूसरे को हार जीत करती रहेंगी, भारत की हार होगी। पॉलिटिकली इसको आप नेशनल कॉज लीजिए। नेशनल कॉज, जब नेशनल कॉज लेंगे तो भारत जीतेगा साहब। भारत बहुत मजबूत है, हमें इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। जहां तक सिक्योरिटी फोर्सेस का सवाल है, सिक्योरिटी फोर्सेस पिछले 30 साल से बेशुमार, बेहद, और सब लोग इन्होंने तो दिल्ली में काम किया है, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं साहब। कहीं उतार चढ़ाव होते हैं। ठीक है सर। जनरल भाटिया, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? आपसे भी मैं जरा समाधान और सॉल्यूशन पे बात करूं, फिर मैं अपराजिता के पास जाऊंगा, अपराजिता जी के पास। इसके जो सॉल्यूशंस हैं, जरूरी बात है सॉल्यूशन होने चाहिए। एक तो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, इंटरनल फैक्टर्स है। एक्सटर्नल फैक्टर्स है पाकिस्तान है, और पाकिस्तान हमारे, जैसे कि जनरल दयाल और जनरल सिन्हा बता रहे थे, कोई आदमी है, एक 3P स्ट्रेटजी है हमारी, और वो होनी चाहिए। 3P मतलब एक प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव और प्यूनिटिव स्ट्रेटजी। और जो भी पाकिस्तान करता है उसको पता होना चाहिए उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। उसको प्रीएम्प्शन होगा, उसमें प्यूनिटिव ऑपरेशन होंगे, और हमारी प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी रहेगी पाकिस्तान को दूर रखने के लिए, क्योंकि सब कुछ हथियार तो पाकिस्तान से आ रहे हैं। कश्मीर में तो वहां पर केसर होता है और सेब होता है, हथियार नहीं पैदा होते हैं वहां पर। और दूसरा में इंटरनली भी देखना चाहिए वो उनका मुद्दा क्या है। उनका मुद्दा है आतंक फैलाने का, और आतंक फैलाने के लिए हम उनको मदद कर रहे हैं। दूसरा, हमें इंटरनली देखना पड़ेगा, हमें कश्मीरी लोगों के साथ हमें सहानुभूति देनी पड़ेगी, उनको सुरक्षा देनी पड़ेगी, और उनका वहां पर उनको लगना पड़ेगा कि वहां एक पॉलिटिकल सोल्यूशन है। सोल्यूशन मिलिट्री नहीं हो सकता कभी भी, सोल्यूशन तो पॉलिटिकली ही होगा, और आपको पॉलिटिकल सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा वहां पर। ठीक है सर। और खास तौर पर ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड जो है, जो क्रिएट करना चाहते हैं पाकिस्तान में और बाकी देशों में, इसको हमें खास तौर ध्यान रखना पड़ेगा कि वो डिवाइड ना होने दें। जी, वी आर वन कंट्री, वन नेशन। ठीक है सर। अपराजिता जी, देखिए आज गिरिराज सिंह जी ने बोला, हम अगर इंडिया और पाकिस्तान के संदर्भ में बात करें तो जितने कल्चरल एक्सचेंज है वो सब बंद है। वहां के आर्टिस्ट यहां नहीं परफॉर्म करते, आके हमारे आर्टिस्ट सब वहां नहीं जाते, मैचेस जो है वो यहां पर बिल्कुल नहीं होते, पाकिस्तान के लिए बिल्कुल ना है। उन्होंने सवाल उठाया कि जो ये वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसमें भी पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, जब हमारे संबंध अच्छे नहीं तो वो भी नहीं होना चाहिए। ये आप ही की सरकार के मंत्री उन्होंने बात बोली। और जो जनरल दयाल ने बात बोली, जो जनरल भाटिया ने बोली, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को डिसोरिएंट करना जो है वो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी के अंदर आना चाहिए। पॉलिटिकल प्रोसेस अब 2 साल हो गए हैं, गवर्नर रूल है वो शुरू होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है ये नेशनल कॉज है,
तो उसके लिए मिलकर काम करना होगा। वो पॉलिटिकल डिवाइड जो होता है कि कुछ पार्टी कुछ कह रही है, विपक्ष कुछ कह रहा है, पक्ष कुछ कह रहा है, तो उसके अंदर ना जाके नेशनल कॉज की तरह इस चीज को देखा जाना चाहिए। बिल्कुल सही आपने और सारे एस्टीम पैनलिस्ट ने जो कहा और श्री गिरिराज सिंह ने जो कहा, मैं उनको उसका समर्थन करती हूं। देखिए, आइजैक न्यूटन की पॉलिसी है, उन्होंने जो अपने 3 नियम दिए उसमें तीसरा नियम है क्रिया होने से प्रतिक्रिया होती है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। केंद्र सरकार की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बलिष्ठ नेतृत्व में हम स्थिरता पैदा करना चाह रहे हैं, हम कश्मीर में शांति लाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारे कश्मीरी पंडित वहीं रहें, हम चाह रहे हैं कि हमारे जो नागरिक हैं वो शांतिपूर्ण अवस्था में वहाँ रहें। और इसकी वजह से पाकिस्तान अस्थिर हो रहा है, आतंकवादियों में खौफ फैल रहा है, और जिस तरह से हम एग्रेसिवली, मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है, जिस तरह से हमारे सुरक्षा बल, हमारे सुरक्षा कर्मी बहुत ही एग्रेशन के साथ काम करते आ रहे हैं 5 अगस्त 2019 से लेकर अब तक, मैं तो अनुरोध करूंगी आप सब दाद दें, आप सब सराहना करें जिस तरह से हम आतंकवादियों और जिस पॉलिटिकल प्रोसेस की बात कर रहे हैं मैडम, और एक जिस पॉलिटिकल प्रोसेस की बात हो रही है, हत्याएं की जा रही है, चुनाव कितनी जल्दी आगामी दिनों में मेरा एक दरख्वास्त है, हाँ, मेरा एक दरख्वास्त है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका राजनीतिकरण न हो। कांग्रेस या कोई भी विपक्षी दल जब देश की सुरक्षा के मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बना देती है तो बड़ा डर सा लगता है। देखिए, ये दायित्वहीनता का एहसास होता है, ये अभी दायित्वहीन न बने, ये देश की सुरक्षा का सवाल है, हम सबको मिलकर काम करना है और इस मुद्दे को राजनीति का मुद्दा न बनाए, हम सब मिलकर काम करें। थोड़ा वक्त कम है, लेकिन देखिए कह दूं कि केंद्र सरकार कश्मीर वासियों के साथ खड़ी है, हम वहां शांति और अमन चाह रहे और इस दिशा में हम प्रयासरत हैं। अभय जी, देखिए सीधे सीधे तीनों जनरल्स हमारे साथ हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि चूंकि ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है तो उससे कहीं ना कहीं आतंकियों में बौखलाहट है, इसलिए इस तरह की हरकतें वो कर रहे हैं जो ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक्स के रूप में जवाब दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से, हालांकि आप उसको नहीं मानते, आपकी तरफ से ये कहा गया कि ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन ये चीजें हुई। पाकिस्तान को जब जब संभव हुआ कड़ा जवाब जो है वो दिया गया है। नहीं, देखिए, हमारे समय भी 3 सर्जिकल स्ट्राइक हुई, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। देखिए क्या समाधान देते हैं ये, इनके मंत्री कहते हैं कि क्रिकेट का मैच बंद कर दो, ये घटनाएं रुक जाएगी। ये कहते हैं चाइना से ऐप बंद कर दो। बड़ा खुलासा करता हूं, पिछले 9 महीने में आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा इंपोर्ट चाइना से किया इन्होंने। अभी डेटा रिलीज हुए हैं जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है। और ये जो अनीसुल इस्लाम है, गिलानी साहब का पोता, जिनको कह रही थी कि नौकरी से हटा दिया, किसने दी थी? उनको सारे नियमों को शिथिल करते हुए प्रधानमंत्री जी ने पर्यटन विभाग में नौकरी दी थी। जब मतलब था तो स्टेक होल्डर बताया इन्होंने, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बताकर पीडीपी के साथ, उसके बाद उनको आतंकवादी ठहरा दिया। जब तक इनके चुनाव नहीं थे केंद्र के तब तक सरकार चलाई। अब बिल्कुल मैं सहमत हूं इस बात से, सरकार को पॉलिटिकल प्रोसेस तुरंत स्टार्ट करना चाहिए, वहां नागरिकों में विश्वास जागेगा, तभी जाकर हम इस आतंकवाद से दृढ़ता से लड़ाई लड़ पाएंगे। हमारी सेना निसंदेह अपने जवानों की शहादत दे रही है और सीमा की सुरक्षा। ठीक है सर, तो बड़ा सार ये है कि पाकिस्तान को डिसोरिएंट करना बहुत जरूरी है और इलेक्शन प्रोसेस जो है जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए ताकि वहां की अपनी सरकार बने, लोगों में उसको लेकर विश्वास पैदा हो। आप सब हमारे साथ जुड़े, अपराजिता सारंगी जी, अभय दुबे, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया, मेजर जनरल के सिन्हा, मेजर जनरल विशंबर दयाल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुरुक्षेत्र में आज बस इतना ही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।